दोस्तों, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक मिस्र के पिरामिडों का रहस्य जानने के लिए नए सिरे से कोशिश हो रही है। इस अभियान में मिस्र के अलावा फ्रांस, कनाडा और जापान के विशेषज्ञ एक साथ जुटे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है पिरामिडों की तकनीक और इनके अंदर के चैम्बर के रहस्य को जानना। प्राचीन मिस्रवादियों की धारणा थी कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, अतः वे उसी रूप में उसे पूजना चाहते थे। मृत्यु के बाद राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं से जा मिलता है। इस धारणा के चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था और इन्हीं मकबरों का नाम पिरामिड रखा गया था। दरअसल प्राचीन मिस्र में राजा अपने जीवन काल में ही एक विशाल और भव्य मकबरे का निर्माण कराता था, ताकि उसे मृत्यु के बाद उसमें दफनाया जा सके। ये मकबरा त्रिभुजाकार का होता था। ये पिरामिड चट्टान काट कर बनाए जाते थे। इन पिरामिडों में केवल राजा ही नहीं बल्कि रानियों के शव को भी दफनाया जाता था। यही नहीं, शव के साथ अनेक कीमती चीजें भी दफन की जाती थी। चोर लुटेरे इन कीमती वस्तुओं को चुरा कर ना ले जा सकें, इसीलिए पिरामिड की संरचना बड़ी जटिल रखी जाती थी। प्रायः शव को दफनाने का कक्ष पिरामिड के केंद्र में होता था। दोस्तों, पिरामिड बनाना आसान नहीं था। मिस्र वासियों को इस कला में दक्ष होने में काफी समय लगा। विशाल योजना बनाकर नील नदी को पार कर बड़े बड़े पत्थर लाने पड़ते थे। पिरामिड बनाने में काफी मजदूरों की आवश्यकता होती थी। पत्थर काटने वाले कारीगर भी अपने फन में माहिर होते थे। ऐसी मान्यता है कि पिरामिड ईसा पूर्व 2690 और 2560 शताब्दियों में बनाए गए। सबसे पुराना पिरामिड सक्कारा में स्थित जोसीर का सीढ़ीदार पिरामिड है। इसे लगभग 2650 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी प्रारंभिक ऊंचाई 62 मीटर थी। वैसे काहिरा में गीजा की दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पिरामिड संसार के 7 आश्चर्यों में से एक हैं। वर्तमान में मिस्र में अनेक पिरामिड मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड राजा चियोप्स का है। राजा चियोप्स के पिरामिड के निर्माण में 23 लाख पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ था। इसे बनाने में 1 लाख मजदूरों ने लगातार काम किया था और इसे पूरा होने में करीब 30 वर्ष का समय लगा। इसके आधार के किनारे 226 मीटर हैं और इसका क्षेत्रफल 13 वर्ग एकड़ है। मिस्र के पिरामिडों का रहस्य जानने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरान जानने का प्रयास किया जाएगा कि इन पिरामिडों को किस तकनीक से बनाया गया है और इनके अंदर ऐसे चैम्बर तो नहीं हैं जिन्हें अब तक नहीं खोला जा सका है। इसके लिए इंफ्रारेड कारियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तकनीक किसी चीज से निकलने वाली इंफ्रारेड ऊर्जा और उसके आकार वगैरह की पहचान करती है और फिर उसके जरिए छिपी हुई चीज का पता चलना आसान हो जाता है। 3D लेजर स्कैन तकनीक में से किसी चीज के अंदरूनी हिस्से के आकलन में मदद मिलेगी। इससे स्कैनिंग के बाद उसके 3D इमेज बनाई जाएगी। कॉस्मिक डिटेक्टर तकनीक के जरिए भवनों के अंदर गए बिना उनके अंदर रखी चीजों का पता चल जाता है और उस चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचता। विचार ये है कि पिरामिड की बनावट की अंदरूनी जानकारी जुटाकर 3D इमेज बनाई जाए। मिस्र के गीजा की पिरामिड पर किए जा रहे एक थर्मल स्कैन प्रोजेक्ट में रहस्यमयी हीट स्पॉट्स नजर आए हैं। स्कैन पिरामिड नाम से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में पिरामिड के इंफ्रारेड थर्मल को स्कैन किया गया और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जब तापमान में बदलाव आता है तो उस समय इस स्कैनर के जरिए ये स्पष्ट नजर आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पिरामिडों में खास तौर पर सबसे बड़े खुफू पिरामिड में और कब्रें और गलियारे मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी भी दुनिया के लोग नहीं जानते। मिस्र, जापान, कनाडा और फ्रांस के वैज्ञानिक और साथ ही साथ आर्किटेक्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक समय था जब यहाँ लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि मिस्र के पिरामिडों की तस्वीर लेना भी दूभर होता था। 2010 में यहाँ 1.5 करोड़ पर्यटक आए थे। वहीं 2014 में उनकी संख्या घटकर 90 लाख रह गई। आज IS के बढ़ते खौफ के चलते पर्यटक हजारों साल पुरानी इस अद्भुत कलाकृतियों को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आतंकी घटनाओं के चलते पर्यटक अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। कभी लाखों पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहने वाला ये विश्व विख्यात पर्यटन स्थल आज वीरान पड़ा है और इक्के दुक्के लोग ही यहाँ नजर आते हैं। पर्यटन व्यवसाय को हुए बड़े नुकसान का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। हालत ये है कि उन्हें फाके करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मिस्र में कुछ समय से पिरामिडों पर चल रहे शोध में वैज्ञानिकों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है।
वैज्ञानिकों और मिस्र सरकार के अधिकारियों का दावा है कि वैली ऑफ किंग्स में तूतनखामन की मम्मी के नीचे और भी कमरे हैं जिनमें ऐसे राज हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रीव्स के अनुसार तूतनखामन की मम्मी को एक बाहरी चैम्बर में रखा गया है जिसके नीचे और कमरे और गलियारे हो सकते हैं जिनमें सामान व ममीज हो सकती हैं। रीव्स का कहना है कि तूतनखामन की कब्र को असल में रानी नेफरतीती के लिए बनाया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार तूतनखामन की कब्र के नीचे किसी अन्य कमरे में नेफरतीती की कब्र हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 से 3500 साल पहले तूतनखामन की मौत हुई और उस समय उनकी उम्र महज 13 साल के आसपास थी। 1922 में तूतनखामन की मम्मी को खोजा गया। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने फराओ की इस मम्मी को ढूंढा था। मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। कार्टर और उनकी टीम ने फराओ के चेहरे से मास्क भी उतारा था और कहा जाता है कि अब तक केवल 50 लोगों ने तूतनखामन के चेहरों को देखा है। इस मम्मी को एक ताबूत में रखा गया था और जब प्राचीन शासक के इस शरीर को इससे बाहर निकाला गया तो उसका चेहरा झुर्रीदार और काला था। हालांकि बाद में वापस मास्क लगा दिया गया था। उनकी कब्र से सोने और हाथी दांत की बनी ढेरों कीमती चीजें मिली थी। राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखाई देती है, सूरज ढलने के साथ ही ये खामोशी उतने ही सिरहन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे ये जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है, जिसकी वजह है किराडू का मंदिर। बाड़मेर में एक जगह है किराडू। किराडू के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोक प्रचलित श्राप के कथानक से आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। राजस्थान समाचार के माने तो इसे मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराडू मुख्यतः 5 मंदिरों का एक भव्य श्रृंखला है, जिसमें से एक भगवान विष्णु का है, बाकी भगवान शिव के हैं। जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है वो जानते हैं कि इन मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी स्वयं में समेटे हुए है। इससे पहले किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध ये जगह मूलतः किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा ये शहर उस समय विदेशी लुटेरों के लिए एक किदवंती के रूप में प्रसिद्ध था। किराडू पर शासन करने वाले राजपूत दरअसल चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में था। यही वजह थी जो आज भी दिखाई देती है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराडू की चमक फिर से चकाचौंध पैदा करती है जब परमाण वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराडू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराडू के विपुल वैभव को इतिहास में समेटा। इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं-14वीं शताब्दी में उन्मत्त तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा और रौंद दिया। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बातों पर विश्वास करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वो बात करते हैं एक श्राप की, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। अनुश्रुति बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद ऋषि इस क्षेत्र को अकेले ही भ्रमण करने निकले। उनके शिष्यगण वहीं ठहर गए। थोड़े समय बाद वहां एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिसके कारण उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल नहीं की, सिवाय एक कुम्हारन के। उस बेचारी निर्धन वृद्धा से जितना बन पड़ा उसने किया।
देव योग से वो ऋषि उसी समय वहां लौटे और अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में देखकर अचंभित हुए, लेकिन स्थिति उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी। इसके साथ ही वहां के क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर उन्हें भयंकर क्रोध आया। इसी क्रोध में उन्होंने क्षेत्रवासियों को श्राप दे दिया और कहा कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, पाषाणवत यानी पत्थर के समान बना रहा। जाओ, तुम सब भी उसी को प्राप्त हो और पाषाण बन जाओ। उसके बाद उन्होंने उस वृद्धा को भी आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने उसे ये निर्देश भी दिया कि जाते समय वो पलटकर यानी एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखे, अन्यथा पछताएगी। भाग्यवश वो वृद्धा तुरंत अपने घर की ओर भागी। ऋषि भी अपने शिष्यों समेत वहां से लौट गए, लेकिन वो वृद्धा अपने सामान के साथ जब वो स्थान छोड़ने लगी तो उसके मन में ऋषि के श्राप के प्रति संदेह पैदा हुआ और उसे अपने उस स्थान के प्रति मोह भी उत्पन्न हुआ और उसने पलटकर पीछे देखा और वो तुरंत ही पाषाण प्रतिमा बन गई। बताते हैं कि पास के सिंगड़ी गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा आज भी देखी जा सकती है। तब से वो श्राप आज भी प्रचलित है, जिससे आज भी कोई सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। श्राप की कथा रहस्य प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करती है और उनमें उत्कंठा जगाती है कि आओ मुझे खोजो और इतिहास को महसूस करो। लेकिन किराडू के मंदिरों का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्भुत है। दैव निर्मित होने का आभास दिलाने वाली प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह न केवल इसे राजस्थान के खजुराहो की उपमा से संवारते हैं, बल्कि भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत की भी झलकियां दिखाते हैं। रहस्यमय समूह भारतवर्ष के केंद्र सरकार और राजस्थान के राज्य सरकार से ये निवेदन करता है कि वो भारतवर्ष के ऐसे गौरवशाली धरोहरों का निरंतर संरक्षण और संवर्धन करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।